नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं हिंदू मुसलमान की। गंगा जमनी तहजीब की हम दुहाई देते हैं। हिंदू, सिख, ईसाई सब भाई भाई ये भी कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ कागजी बातें हैं क्या? दरअसल हकीकत नए भारत की, नए इंडिया की हम जो बुलंद तस्वीर की बात करते हैं, विश्व गुरु बनने की राह पर जो हम चले हैं, उस राह में हम बढ़ते भी जा रहे हैं क्या? दरअसल हिंदू मुसलमान में बात बात पर हिंदू मुसलमान। अब उसका ताजा उदाहरण है वक्फ संशोधन विधेयक कि जी ये तो समानता हम लेकर आ रहे हैं, बीजेपी कह रही है। मुसलमान कह रहे हैं ये हमारा अब नंबर लगा रहे हैं, ये जानबूझकर हमारे धर्म में, हमारे अख्तियारों में, हमारे हकों में, अधिकारों में खलल डाल रहे हैं। और जो संशोधन और जो आपत्तियां दर्ज कराई गई जेपीसी में, वो विधेयक का हिस्सा ही नहीं बने। दबाव बना, स्पीकर ने कहा नहीं वो जोड़ दिए जाएंगे, गृह मंत्री भी आए तो जुड़ा, लेकिन राजनीतिक आर पार शुरू हो गई है इस बात को लेकर। इसमें हिंदू पक्ष भी आ गया है। भाई वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, और इसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है कि वक्फ किसी भी संपत्ति को, किसी भी मिल्कियत को कह सकता है कि ये तो वक्फ बोर्ड की है, और उसके बाद उसका कुछ नहीं किया जा सकता, हाई कोर्ट में भी नहीं जाया जा सकता। मुसलमान महिलाओं को कोई जगह नहीं दी जा रही है, जबकि 1995 से जो संशोधित एक विधेयक तब आया था, कानून में उसे इस्तेमाल किया गया, कानून की शक्ल अख्तियार कर ली, तब से प्रावधान है। पर हिंदू मुसलमान है तो राजनीतिक पारा बढ़ रहा है, और इस राजनीतिक पारे में एक और कड़वी हकीकत अब बाकायदा शक्ल अख्तियार करती दिखाई दे रही है। वो ये, बीजेपी तो साफ कहती है मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो नारा अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। उनके बहुतेरे नेताओं ने बाकायदा ये बयान दिए हैं। लेकिन क्या अब हकीकत ये भी हो गई है कि विपक्षी दल, वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो भी हिंदू बनने की फिराक में ही ज्यादा दिखाई देते हैं, और मुसलमानों के हक में वो सीधे खड़े होने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक नफे नुकसान का खेल हो गया, राजनीतिक मजबूरी हो गई है। क्या मुसलमानों की बात मत करो तो फायदा है, बाकी मुसलमान को खुद आना पड़ जाएगा हमारे साथ। ये हाल हो गया है क्या 20 करोड़ आबादी का? बहुत ही अहम मुद्दा है ये। जब तक साथ नहीं रहेंगे हम सब, हिंदू मुसलमान सब साथ नहीं रहेंगे, विश्व गुरु कैसे बनेंगे? तो इस पर आज होगी चर्चा। आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, अब उनका है इंतजार, उनकी है दरकार, क्योंकि ये बन चुके हैं सीधा सवाल के अहम हिस्सा। क्यों बात बात पर अब हिंदू मुसलमान होना एक सामान्य सी बात हो गई है। कोई दिन नहीं गुजरता जब किसी ना किसी खबर को लेकर, किसी ना किसी मुद्दे को लेकर जबरदस्त हिंदू मुसलमान होने लगता है भारत में। समानता का नाम हो, बराबरी का, अधिकारों की बात हो, कोई ना कोई बात पर मुसलमानों को क्या घेरा जा रहा है, आज की तारीख में क्या ये कड़वी हकीकत हो गई है। और ताज़ा मिसाल है वक्फ संशोधन विधेयक की। अब इसे लेकर राजनीतिक बवाल मचा। एक जेपीसी का भी गठन हुआ था, 31 सदस्य थे, उसमें विपक्ष के लोग भी थे, और रिपोर्ट सौंपी गई, टेबल की गई संसद में। तो विपक्ष ने कहा कि हमारी जो आपत्तियां थी, हमारे जो संशोधन थे, वो तो सब हटा दिए गए। स्पीकर तक बात गई, फिर गृह मंत्री ने सफाई दी कि वो सब जोड़ लिया गया है। पर ये एक अविश्वास का भाव क्यों लगातार देश की सबसे बड़ी अक़लियत में, अल्पसंख्यक में लगातार पैदा हो रहा है? हम 20 करोड़ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि भाई मुसलमानों को तुष्टीकरण के नाम पर क्या कुछ खास सहूलियतें दी गई थी कि वक्फ बोर्ड जिसे जिस भी मिल्कियत, जिस भी जायदाद को चाहे वो कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की है, तो अदालत भी उसमें दखल नहीं दे सकती? क्या ऐसा है क्या?
या यह भी अपने आप में एक भ्रम फैलाया जा रहा है? मुस्लिम महिलाओं को जगह क्यों नहीं दी जा रही है वक्फ बोर्ड में? दूसरे धर्म के लोग क्यों नहीं आ सकते? तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि भाई ये तो हमारा है, कोई सनातन बोर्ड, उसकी भी मांग लगातार उठ रही है 2022 से, उसमें क्या कोई मुसलमान रख दे तो वो गवारा गुजरेगा किसी को? और इन सवालों की तफसील में जाए बिना एक पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड जो है जिसमें हम जी रहे हैं, हमारा पूरा समाज अपना मन भी बनाता दिख रहा है क्या? यह अपने आप में सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं जेपीसी की यह रिपोर्ट फर्जी है, विपक्ष की असहमतियों को हटाया गया, रिपोर्ट दोबारा जेपीसी को भेजी जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, बजट की मायूसी से निपटने के लिए वक्फ बिल लेकर आए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं देश के प्रमुख स्थानों पर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसे लूटना चाहते हैं, कल ये गुरुद्वारों और मंदिरों पर भी हमला करेंगे। तो यहां पर मुसलमानों की बात करते करते हिंदू और सिखों की भी बात आ गई। संजय सिंह भी यही बात कह रहे हैं, यह सिर्फ वक्फ तक का मामला नहीं है, अगला नंबर गुरुद्वारों, मंदिरों और चर्चों का है, जिनकी जमीन पर कब्जा कर अपने अडानी जैसे दोस्तों को दे देंगे। अब ये बड़ी क्लेवर पॉलिटिक्स, वो चालाक राजनीति जो होती है वो की जा रही है क्या कि मुसलमानों की भी बात कर दे, पर ऐसा ना दिखे कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो जी ये तो हिंदुओं की भी मंदिरों की जमीन भी हथिया लेंगे, गुरुद्वारों की भी हथिया लेंगे, चर्चों की भी हथिया लेंगे। उधर बीजेपी क्या कह रही है कि विपक्ष की तुष्टीकरण की राजनीति है, यह देश को कमजोर करने की साजिश की गई है। जगत प्रकाश नड्डा ये बात कह रहे हैं, जबकि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कहते हैं कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं लेकिन सच नहीं है, हमारा उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सारी पारदर्शिता मुसलमानों को लेकर ही आनी है। ट्रिपल तलाक हटाया गया, बहुत अच्छा किया गया। हिंदू समाज से सारी कुरीतियां, कुप्रथाएं क्या हट गई हैं? मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने की बात की जा रही है, विधवा आश्रम में या बेसहारा औरतों को जो मथुरा में छोड़ दिया जाता है, मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, उसके बारे में क्या खुलकर मुखर होकर भी बात की जाएगी? या दरअसल हकीकत ये हो गई है कि एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव अब गढ़ दिया गया है कि भाई तुष्टीकरण की गई, मुसलमानों को बहुत ज्यादा हक दिए गए, संसाधनों पर पहले हक की बात तो वो लगातार कहते हैं बीजेपी वाले, जबकि पूरा बयान मनमोहन सिंह का अब मीडिया भी दिखाना बंद कर चुका है। वो गरीबों का जो पिछड़ा है, जो गरीब गुरबा है, उसका पहला हक संसाधनों की बात कर रहे थे। पर ये राजनीतिक दृष्टि से नुकसान का सौदा हो गया है क्या? और इसीलिए अब चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी, वो खुलकर मुसलमानों के मुद्दों पर बोलने को तैयार नहीं है, बल्कि एक होड़ लगी हुई है खुद को हिंदू साबित करने की। हरिद्वार के में जाकर डुबकी लगा लेते हैं अखिलेश यादव, लेकिन उसके बाद प्रयागराज में जाकर भी डुबकी लगानी पड़ती है। अरविंद केजरीवाल मुस्तफाबाद नहीं जाते वहां पर, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया तो हार गई आम आदमी पार्टी। अब उन पर ठीकरा तो फोड़ा जा रहा है, लेकिन मुस्तफाबाद में क्यों नहीं गए? एक चुप्पी क्यों साध ली थी? वो कोरोना वायरस के टाइम पर भी कि सुपर स्प्रेडर मुसलमान बन गए, कुछ नहीं बोले। अरविंद केजरीवाल शाहीन बाग में कुछ नहीं बोले। और अगर आप नजर डालेंगे मुस्लिम उम्मीदवारों की, कांग्रेस ने 31 उम्मीदवार उतारे थे 2014 में लोकसभा चुनाव में। 2019 में ये 34 हो गए, 3 और बढ़ गए, लेकिन 2024 में सिर्फ 19 उम्मीदवार। और समाजवादी पार्टी जहां 39 उम्मीदवार के साथ मैदान में उतरी थी 2014 में, 2019 में ये घटकर 8 पर आ गए और 2024 में सिर्फ 4। तृणमूल कांग्रेस 24 उम्मीदवार उतारती है 2014 में, मुस्लिम उम्मीदवार, 2019 में 13 और 2024 में सिर्फ 6।
तो क्या अनाथ अबोध भी होती जा रही है राजनीतिक स्तर पर? 20 करोड़ की आबादी, और मजबूरी में जी हमें डालोगे बीजेपी नहीं डालोगे, ये सोचकर बैठ गया है क्या विपक्ष? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, बात बात पर हिंदू मुसलमान कब तक घमासान, और चुनावों में मुसलमानों से दूरी बनी सियासी मजबूरी। चर्चा में 3 वरिष्ठ पत्रकार देश के, शीतल सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, आदेश रावल इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजुर्बा अच्छा खासा है, और साथ ही साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान, AIMIM के अध्यक्ष लोकसभा सांसद भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़ गए हैं। अब ओवैसी साहब, ये क्या एक शगल हो गया है कि बात बात पर हिंदू मुसलमान हो जाए? सरकार वक्फ संशोधन विधेयक लेकर आती है तो आप हल्ला काट देते हैं कि भाई JPC की जो रिपोर्ट है उसमें हमारी आपत्तियां जो थी, हमारे संशोधन वो तो डिलीट कर दिए गए, वो जोड़े ही नहीं गए। अब गृह मंत्री ने साफ तो कर दिया नहीं, संलग्न किया जाएगा, एनेक्शियर्स में वो हिस्सा होंगे। तो ये हिंदू मुसलमान का सिलसिला थमेगा कि नहीं थमेगा? देखिए, जेट जॉइंट वर्किंग कमेटी में मुझे एज ए मेंबर अपने फाइनल रिपोर्ट के ऊपर डिसेंट नोट देने का मेरे को इख्तियार है। कॉल एंड शकदर आप पढ़ लीजिए। जब हम डिसेंट नोट देते हैं तो चेयरमैन ने अपने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल करते हुए हमारे जो मेन पॉइंट्स थे उसको रीडैक्ट कर दिया, और रूल्स ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि अगर किसी डिसेंट नोट को चेयरमैन उसको रीडैक्ट कर रहे हैं तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करें। ना तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करे और ना ही वो अपने रूल्स का सही, अपने प्रेरोगेटिव का सही इस्तेमाल करे। उसके खिलाफ तमाम नॉन बीजेपी MPs जाकर स्पीकर से मिले। लोकसभा के स्पीकर साहब ने इमीडिएटली सेक्रेटरी जनरल को बुलाया और कहा कि देखो, अगर रूल प्रोविज़न के तहत ये किया गया तो ठीक है, वरना इन तमाम को शामिल करो MPs के। उसके बाद हमारे 80% जो हमारे डिसेंट नोट को जो रीडैक्ट किया गया था उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये हमारा राइट है ना। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट में चेयरमैन साहब ने और बीजेपी के NDA अलायंस ने लिख दिया कि जो ट्राइबल लैंड होगी उसको वक्फ डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भाई ये तो आप आर्टिकल 25 का वायलेशन है। अब आप बताइए सर, आज की तारीख में भारत की पार्लियामेंट में लक्षद्वीप का जो मुस्लिम MP है और लद्दाख का जो मुस्लिम MP है वो ट्राइबल है और मुसलमान है, तो आप कैसे उससे ये राइट छीन रहे हैं कि वो अपनी मस्जिद नहीं बनाएगा, अपनी मस्जिद को जमीन नहीं देगा? तो ऐसे कई गलतियां उस ड्राफ्ट उस फाइनल रिपोर्ट पर अब तो उन्हें शामिल कर लिया गया है ना, आपका डिसेंट नोट अब शामिल हो गया। अब आपने दबाव बनाया, वो बात आपकी ठीक है, और रूल्स का हवाला दिया। अब उन्हें जब जोड़ लिया गया है तो समस्या अब खत्म क्या? ये तो सरकार का अख्तियार है ना। अगर जिसके पास बहुमत है वो कानून बना सकता है, वो किसी विधेयक को कानून की शक्ल में उसे पास करा सकता है। ये तो सरकार का, किसी भी सरकार का अख्तियार होता है ना ओवैसी साहब। नहीं, आप संविधान को अगर कचरे की कुंडी में डालकर कानून बनाना चाह रहे हो तो बना लीजिए, आपका राइट है। मगर अगर आप संविधान के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करके आप कोई कानून बनाना चाह रहे तो हम तो उसकी मुखालिफत करेंगे, हम तो अपोज करेंगे और पुकार कर कहेंगे कि आपने इस कानून के ज़रिए डे लाइट मर्डर आप कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ का। ना सिर्फ संविधान का आप कमज़ोर कर रहे हैं बल्कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज़ का अमेंडमेंट करके उसका मर्डर कर रहे हैं। तो हमारा राइट है और हमारे पास पूरे दलील और दलाइल है। हम संविधान को सामने रखकर बताने को तैयार है। और मेरे 129 पेज की रिपोर्ट में मैंने पूरा लिखा उन चीज़ों को। अब सरकार अगर संविधान को कचरे कुंडी में डालकर वक्फ प्रॉपर्टीज का डेलाइट मर्डर करना चाहती है तो फिर वो करे, हम तो उसका अपोज करें। मैं 2-3 प्रमुख बिंदुओं पर ज्यादा डिटेलिंग में जाए बिना बड़े सरल तरीके से कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा और आप भी समझाइए ताकि देश को भी समझ में आए। इसमें बहुत ज्यादा रायता भी फैला हुआ है। क्या वक्फ बोर्ड के पास ऐसी ताकत नहीं है
आज की तारीख में कि वो जिस प्रॉपर्टी को, जिस भी जायदाद को कह दे ये वक्फ की मिल्कियत है तो वो मान लिया जाएगा। अब उसमें संशोधन अगर सरकार कर रही है तो गलत क्या है? ये मैं सवाल किस लिए पूछ रहा हूं, सितंबर 2024 में सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने उसी पार्लियामेंट्री पैनल जिसके आप हिस्सा भी थे उसे बताया कि 200 से ज्यादा दिल्ली में ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो दरअसल दो केंद्रीय सरकार की एजेंसियों के अभी कंट्रोल में है, मातहत में है, लेकिन उनको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया वक्फ बोर्ड ने। अब क्या दादागिरी चलेगी वक्फ बोर्ड की? नहीं, दादागिरी नहीं चलेगी। जब आप किरेन रिजिजू का स्पीच उठाकर सुन लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि सच्चर कमेटी का हवाला दिया, हम तमाम मेंबर्स ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को कोट करके कहा कि सच्चर कमेटी ने कहा कि ये तमाम प्रॉपर्टीज जो दिल्ली का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको 123 प्रॉपर्टीज के नाम से मशहूर है, सच्चर ने कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, सरकार के गैर जरूरी कब्जे में है और 2008 में उसकी लागत 3000 करोड़ रुपये है। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है जिसके इमाम एक रामपुर के एमपी भी है, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड उनको अपॉइंट करी है, सरकार कहती हमारी प्रॉपर्टी है। मस्जिद के सरकार की प्रॉपर्टी हो गया, बताइए हमको। 123 प्रॉपर्टीज। अच्छा, और एक बात बता रहा हूं, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने लेटर लिखा, कई कमिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट के बने और उसके बाद यह तय हुआ कि इन प्रॉपर्टीज को वक्फ को दिया जाए। उसके बाद कोई विश्व हिंदू परिषद के लोग दिल्ली हाई कोर्ट चले गए, स्टे पे वो चलता रहा, लीगल प्रोसीडिंग चल रहे हैं, मगर फैक्ट ये है कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो सरकार के कब्जे में है। अब सरकार क्या कर रही है, इस बिल में कलेक्टर को यह पावर दे रही है कि जहां पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का झगड़ा होगा वो तय करेगा। अब कौन सा कलेक्टर सरकार के खिलाफ देगा जजमेंट, बताइए? और कौन सी दुनिया का कानून ये कहता है कि जो जज होगा वही फैसला, माने जो उसका, कैसे कोई अपने मामले में जज होगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। यही तो हमारा मुद्दा है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात भी कर रहे हैं, जो आपको संविधान ने, हमारे आईन ने अधिकार दिए हैं, उनका हवाला भी दे रहे हैं। पर मुझे एक चीज बताइए, मैं बिल्कुल सरल तरीके से ये चीजें समझना चाह रहा हूं, दर्शक भी समझ जाएं, यही मेरी कोशिश है। भाई वक्फ बोर्ड, ये इतनी ताकत उसे क्यों दे दी जाए? फिर तो कोई सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। फिर तो जितने मंदिर चल रहे हैं हिंदुओं के धार्मिक स्थल, उनका भी वो जिसे कह दे वो उसकी मिल्कियत हो जाए, वो उसकी जागीर या संपत्ति हो जाए। फिर तो ये हिंदुओं को भी हक मिलना चाहिए। नहीं, ये देखिए, ये एक झूठ बीजेपी की तरफ से फैलाया गया है। झूठ की मिशनरी जो है वो बीजेपी के पास है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं पार्लियामेंट में नमाज पढ़ता हूं, जब वक्त मिला मेरे को वहीं पढ़ लेता हूं या मस्जिद में जाता हूं, तो क्या मेरी हो जाएगी मस्जिद के नमाज पढ़ा मैं बोल के? अगर मैं पार्लियामेंट बैठ के अपने फोन से कुरान पढ़ लूं तो मैं बोलूं कि मेरी हो गई? ये कौन कह रहा है? बताइए, प्रोविजन बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए कि जहां पर वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हम हाथ रख दिए हमारी हो गई। ऐसा नहीं होता है। पर वक्फ बोर्ड अगर कह दे ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो उससे कोर्ट में भी उसको चैलेंज या चुनौती नहीं दी जा सकती। है तो आज की तारीख में कानूनी प्रावधान है ना। सब झूठ है। देखिए, आप एक बात समझिए, अगर जो कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी किसी स्टेट गवर्नमेंट में बताई जाती है तो वो सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है। सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट वक्फ बोर्ड नहीं करता, सरकार करती है। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी एक गजेट नोटिफिकेशन इशू करता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। और दूसरी बात यह कि कोर्ट को नहीं जा सकते, सब बकवास है, झूठ है। आप वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद, एनजीटी के ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल के बाद आप हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं। कौन रोक रहा है आपको कोर्ट में जाने से? ये सब झूठ बात कही जा रही है। आर्टिकल 226 और 136 देख लीजिए ना, सब झूठ फैला रही बीजेपी, बकवास बोल रही है कि नहीं कोर्ट को नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम भी आए और महिलाओं को भी शामिल किया जाए, मुस्लिम महिलाओं को, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है?
समाज के हर तबके का अगर सबसे प्रतिनिधित्व हो पहली तो बात उसमें तो क्या ये कि सर, परेशानी? सबसे पहली बात जो बीजेपी फिर से झूठी साबित हो रही है, 1995 का एक्ट जब बनाया गया था उसमें महिलाओं का प्रोविजन है। जितने इस कमेटी के मिनट्स उठाकर देख लीजिए आप, जो जेडब्ल्यूसी बनाई गई है, स्टेट से जितने वक्फ के कमेटीज आए उसमें महिला बैठी हुई थी। हम पूछते थे बताओ ये कैसे बने तुम महिला, तो बोले सर प्रोविजन है। हम बीजेपी के मेंबर से पूछते थे बताओ फिर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो खामोश होते थे। 95 के एक्ट में महिला को बनाने का प्रोविजन है। दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट का मशहूर केस है श्री शिरूर मठ, वो ये कहता है कि रेगुलेशन के नाम पर आप किसी धर्म के नाम पर, जब मंदिर का कमेटी है, क्या उसमें आप मुसलमान को डाल देंगे, क्रिश्चियन को डाल देंगे? नहीं डाल सकते। ये शिरूर मठ का केस कहता है आर्टिकल 26 का वायलेशन है। अच्छा, अगर ये बात सच है तो फिर काशी विश्वनाथ बोर्ड में डालिए ना किसी गैर हिंदू को। अगर ये बात सच है, तो सरकार कह रही है, तो फिर आप डालिए तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्रा में, ओडिशा में, बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में डालिए ना किसी नॉन हिंदू को। बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में तो सिख भी नहीं बन सकता मेंबर उसका। बोध गया में सिर्फ बुद्धिस्ट और हिंदू बन सकता है। भाई जब वहां पर नहीं बन सकता है तो यहां पर कैसे बन सकता, हमको बताइए। हमको जो प्रोविजन है, जो तमाम हिंदू धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को, सिख को है, वो आर्टिकल 26 की वजह से है। आप कैसे किसी का राइट छीन लेंगे, फंडामेंटल राइट? मेरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गवर्न मैं करूंगा, कोई और को आके कैसे गवर्न करेगा उसको? आप चुनौती भी दे रहे हैं, ताल भी ठोक रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये भी बात स्वीकार रहे हैं कि अब ये फेयर कंप्लाई है, अब कोई भी रोक नहीं सकता वक्फ संशोधन विधेयक को कानून बनने में। और इसीलिए आप ललकारते भी हैं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान को, कहते हैं कि भैया देखो मुसलमान इस देश का आपको माफ नहीं करने वाला है। आप भी राजनीति कर रहे हैं यहां पर। मैं राजनीति नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 3 नेताओं की पार्टीज के जो मेंबर है ना, इन्होंने छोटे छोटे अमेंडमेंट दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी में। उनको बीजेपी ने उनको फोर्स करके, प्रेशराइज करके अपने अमेंडमेंट्स वापस लेने लगा लिए। और ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और पासवान साहब, भाई आज बीजेपी है, आज हनीमून आपका चल रहा है, कल तो हनीमून नहीं रहेगा ना। एवरी डे इज नॉट अ संडे। कभी ना कभी तो सच्चाई सामने आएगी। जब क्या करेंगे आप तो बड़ा बड़ा बटोर के मुस्लिम वोट लिए। और वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों के लिए एक फॉर्म ऑफ वर्शिप है, हमारे लिए इबादत है। वो क्यों बीजेपी के एजेंडे को लेकर आ रहे हैं, क्यों हिंदुत्व को इंपोज कर रहे हैं देश में? वो तो बोले थे ना कि नहीं एनडीए की सरकार है। अगर एनडीए की सरकार है तो फिर बीजेपी अपना एजेंडा कैसे ला रही है वक्फ बिल के कानून में? हम इसका अपोज करेंगे, जनता के दरमियान में जाएंगे, अदालत में भी जाएंगे, हमारा राइट है। आप कैसे मेरी मस्जिद को छीन लेंगे? कैसे एनडीए का हनीमून चल रहा है, ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अभी हनीमून पीरियड है। आपका हनीमून किसके साथ चल रहा है ओवैसी साहब? आप तो तलाक की मुद्रा में रहते हैं। इंडिया गठबंधन की भाई साथ आए, वो इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा नहीं है। सर मैं तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हूं। मुझे किसी की ना हनी की जरूरत है, ना किसी के मून की जरूरत है। मैं जहां हूं खुश हूं, मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ते रहूंगा। अब जिसको सत्ता की नगरियों में, गलियों में घूमना है वो घूमे, मगर कोई तो देयर मस्ट बी समवन टू फाइट अ गुड फाइट। तो वो लामबंदी चाहिए ना। विपक्ष एक सुर में बोलता दिखे। कांग्रेस भी मुखालफत कर रही है, आप भी कर रहे हैं, पर आप साथ आते नहीं। पतंग आपका चुनावी चिन्ह है, पर आप डोर काटते घूमते हैं। आपने डोर काटी ना दिल्ली में, मैं उदाहरण ही दूं, मुस्तफाबाद में आपने मोहम्मद ताहिर हुसैन को खड़ा कर दिया, वो लेकर आते हैं 33,474 वोट। मोहन सिंह बिष्ट 85,000 वोट के साथ जीत जाते हैं। अदील अहमद खान आम आदमी पार्टी वाले को मिलते हैं 67,000 वोट। दोनों जुड़ जाते जो जुड़ने थे, अगर आप मैदान में ना होते तो वहां से आम आदमी पार्टी जीतती। आपकी पतंग तो डोर काट रही है विपक्षी एकता की। एक काम कर दीजिए, एक काम कर दीजिए ना, आप लोग सब मिलकर, आप लोग तो सनातन धर्म के हैं, आप सब लोग मिलकर कानून बना दीजिए कि कोई मुसलमान नेता इलेक्शन लड़ेगा नहीं। आप बना दीजिए कानून, आप ही लड़ लीजिए इलेक्शन। 70 में से 2 लड़ता हूं और आप इस तरह का वाहियात सवाल करते हैं,
तो 68 पर किसने हराया? केजरीवाल कैसे हार गया? क्या केजरीवाल मुस्तफाबाद गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल ओकला गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल जितने मुस्लिम एमएलए जीते हैं आम आदमी के, गया? नहीं गया। क्या केजरीवाल ने तबलीगी जमात के खिलाफ लिखकर एफआईआर नहीं दर्ज करवाया? सुपर स्प्रेडर नहीं कहा? यह कौन सी इंसाफ की बात आप लोग करते हैं सनातन धर्म के होते हुए कि मैं नहीं लड़ सकता हूं? क्यों नहीं लड़ूंगा? भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है, मैं लड़ूंगा इलेक्शन, मगर दो तो लड़ने में ही ओवैसी साहब वही बटेंगे तो कटेंगे। सुनिए 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 सुनिए, बोलिए। अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना। बीजेपी को कितने सीट आए बताइए? 48 आए ना जी, 48 आए ना। तो चलिए मैं तो 2 लड़ा, अब जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? हम पे क्यों? यही तो कम्युनलिज्म है, यही तो नफरत है मुसलमानों से कि तुम्हारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो सकता है। जो लड़के हार रहे 70 सीट, हां, जो 10-10 साल से सत्ता में है और ओखला में पीने का पानी नहीं पिला सकते, मुस्तफाबाद को कचरे का अंबार लगा दिया, वहां पर नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं सिटीजन विथ राइट्स बनना चाह रहा हूं, मैं वोटर बनना नहीं चाह रहा हूं। सिटीजन विथ राइट्स अगर मैं बनूंगा तो मुझे हर चीज पर मिलेगी। यह क्या बात हुई कि मुसलमान नहीं लड़ेगा? मुसलमान लड़ेगा। और कौन सा गुनाह किया? नहीं, बिल्कुल लड़िए, बिल्कुल लड़िए, पर आप मेरे सवाल का मर्म नहीं समझ पाए ओवैसी साहब। मैं पूछ रहा हूं, बटेंगे तो कटेंगे, ये बीजेपी ने नारा दिया, वो 80-20 अपना हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स कर रहे थे, पर ये दरअसल लागू आप पर हो रहा है क्या? विपक्षी गठबंधन पर, जिसके हिस्सा आप है नहीं, इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है पर विपक्ष में हैं, आप बटे हुए हैं और इसीलिए कट रहे हैं। एक बात बताइए, कौन कट रहा है? किसका घर टूट रहा है? किसकी मॉब लिंचिंग हो रही है? किसकी मां बहनों को रेप की धमकी दी जाती है? किसको जेनोसाइड की बातें दी जाती हैं? इंडिया अलायंस के किसी नॉन मुस्लिम लीडर को बोला जाता है बात? ये आप पूछ लीजिए उन लोगों से। और ये हमको साथ लेना चाह रहे नहीं लेना चाह रहे, उनको फैसला करना चाहिए। मुझे लिव इन रिलेशनशिप तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि 6 महीने पहले दोनों पार्टीज मिलकर, यानी मफलर और दूसरी पार्टी मिलकर पार्लियामेंट का चुनाव लड़े। ये कौन सा लिव इन पॉलिटिकल रिलेशनशिप है कि 6 महीने के बाद तुम दोनों में सेपरेशन नहीं बल्कि तलाक हो जाता है? ये मजाक नहीं है तो क्या है बताइए आप? देश की जनता नहीं देख रहे इन चीजों को कि 6 महीने पहले तुम गले लपेट कर एक दूसरे के गालों पर पप्पियां लेकर, हाथे ऐसे उठा कर, गला फाड़ कर बोल रहे थे। अब क्या हुआ? अब सेकुलरिज्म जिंदा नहीं है। वही तो मेरा सवाल था। आपस में ऐसे लड़ेंगे, जूतम पहचार होगी तो इंडिया की नैया पार कैसे होगी? विपक्ष की नैया पार कैसे होगी? अब देखिए ना, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो उनको सोचना चाहिए, मगर आप लड़ेंगे 70 सीट और हार जाएंगे, दोनों हार जाते हैं। मगर आप देखें, आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मगर क्या किसी सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल इंटेलेक्चुअल, मैं चुनाव के नतीजे देख रहा था, किसी के मुंह में जबान नहीं खुल रही थी कि मुंह में ऐसा दिख रहा है दही जम गई है, अरे इन्होंने वोट काट दिया, इनके काट। मगर कौन बोल रहा था? नहीं, ओवैसी 2 लड़ा इसलिए 1 सीट हार गए। अमा यार, 70 सीट जो लड़े, कौन लड़े? तुम्हारे बड़े अब्बू लड़े क्या एक दुखद पहलू ये भी हो गया है? नहीं बोलेंगे ओवैसी साहब, एक दुखद पहलू क्या अब इसमें यह हो गया है कि आप बीजेपी वो 80-20 कर रही है, उसे मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं। विपक्ष को मुस्लिम वोट की भी जरूरत है, पर खुलकर मुसलमानों की अब पैरवी करना दरअसल चुनावी नुकसान ज्यादा देता दिखाई देता है, इसलिए सब चुप्पी साधने लगे हैं। तो 18%, 17-18% जनसंख्या इस देश की आज की तारीख में राजनीतिक रूप पर अनाथ होती दिख रही है। क्या यह कड़वी हकीकत हो गई है आज की राजनीति की? बिल्कुल, ये कड़वी हकीकत है, मगर हम मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। आप भारत के 19 करोड़ जनता को कहेंगे कि तुम गूंगे बन जाओ? 2 फर्क महसूस करिए सर, एक वोटर होता है, एक सिटीजन विद राइट्स होता है।
सिटीजन विद राइट्स अगर होता है तो उसके इश्यूज होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी हिस्सेदारी की बात होती है। अगर आप इनको वोटर बना के रखना चाह रहे तो सिर्फ इनका काम यह है कि पोलिंग के दिन उठो, वोट डाल दो और घर में आके सो जाओ। मैं इस तरह की मुर्दार जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं भारत का पहले दर्जे का नागरिक हूं, मैं सिटीजन विद राइट्स हूं। मुस्लिम मतदाताओं की, मुस्लिम आबादी की इस सूरत हाल के लिए विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है, या विपक्ष की भी जिम्मेदारी है? सत्ता पक्ष की बात अभी छोड़ देते हैं। अनाथ अबोध हालत में जो अपने आप को महसूस करता है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। आज लफ्ज मुसलमान बोलने के लिए डरता है विपक्ष। मैं आपको बता रहा हूं, केजरीवाल कभी ओखला जाकर कैंपेन नहीं किया, कभी मुस्तफाबाद जाकर कैंपेन नहीं किया, कभी मिठिया महल नहीं गया, कभी चांदनी चौक नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसको मालूम इनको सिर्फ डराओ, इनको वोटर बना दिए हैं, दिमाग में डाल दिए मुसलमानों की तुम वोटर हो, आप सिटीजन विद राइट्स नहीं है। ये डालेंगे, डर के नाम पे डालेंगे, खौफ के नाम पे डालेंगे, अपने हिस्सेदारी को, अपने सिविक एमिनिटीज को, पीने के पानी के मसले को, कचरे को, सुपर स्प्रेडर को, तबलीगी जमात के लोगों को जेल में डालना, सब भूल जाएंगे लोग। यही तो प्रोसेस बन चुका है और इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो ये तो आप लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, और आप इस बात पर भड़कते भी हैं, पर आपने लिव इन रिलेशन की बात की आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लेकर। आपका बीजेपी से रिश्ता क्या कहलाता है? आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं पर कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देते भी दिख जाते हैं। ये आप पर लगातार आरोप लगता है। ये मेरा आखिरी सवाल है। सर, मेरी गाड़ी के ऊपर 2022 में टोल गेट के ऊपर 6 गोलियां चली। ये अल्लाह का करम था, दुआ थी नेक लोगों की, मेरी माँ की, और नेक लोग बच गया मैं। अब कैसा रिश्ता बोलेंगे उसको आप? जब वो जो मुझ पर गोलियां चलाई उनको बेल हुई तो बीजेपी के लोग जाकर उनको फूल पिनाते हैं, उनको मिठाई खिलाते हैं। तो कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना इल्जाम लगाने वालों को। अच्छा, मैं कौन सी सीटें लड़ रहा हूं जहां पे बीजेपी जीत रही है? 240 बीजेपी जीती, किसके वजह जीती पार्लियामेंट सीटें बताइए? महाराष्ट्र बीजेपी जीत जाती, हरियाणा तो हम लड़े ही नहीं, कैसे जीत गए बीजेपी? दिल्ली में 2 सीट लड़े, कैसे जीत गए बीजेपी? मेरे ये सवालात का इनके पास जवाब नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग कमजोर हैं। उर्दू का एक वर्ड है मुखन्निस हैं ये लोग। अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए वो मुझे गाली देते, गाली दो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा, मेरा राइट है। मैं हिस्सेदारी की बात कर रहा हूं और मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी। तो असदुद्दीन ओवैसी हर बात का जवाब देते हुए आक्रामक भी दिखाई दिए और कुछ बातों को लेकर नाराजगी भी और शंकाएं भी जाहिर की है। लेकिन आदेश, बात बात पर तो हिंदू मुसलमान होना अब ये सामान्य सी प्रक्रिया हो गई है। लेकिन दरअसल बड़ा सवाल क्या अब ये भी राजनीतिक विमर्श में आने की इसको ज़रूरत है कि मुसलमान से दूरी अब ये राजनीतिक मजबूरी बन गया है कि मुसलमान की बात मत करिए नहीं तो नुकसान हो जाएगा। वो तो दिख ही रहा है सब पार्टियों का। आप देखेंगे, देखिए पहले क्या होता था, पहले मुस्लिम तुष्टीकरण होता था, आजकल हिंदू तुष्टीकरण चल रहा है। हाँ, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की जगह हिंदू तुष्टीकरण का दौर आ गया। एक और बात उदाहरण देता हूँ आपको दिल्ली का। दिल्ली में वो पार्टी चुनाव जीतेगी जिसको हिंदू और मुसलमान दोनों वोट देंगे, जो अभी तक अरविंद केजरीवाल को मिल रहा था। इस बार उनसे वो हिंदू वोट सरक गया, जिसको आप अपर मिडिल क्लास कह लीजिए, मिडिल क्लास कह लीजिए। तो ये एक बड़ी मुसीबत है आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज की, सबको अपना अपना वोट बैंक देखना है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जितनी रीजनल पार्टीज हैं, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार, ये सब जो हैं थोड़ी बहुत मुसलमान की बात करते हैं क्योंकि इनका ये एक वोट बैंक है। अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको मुसलमान समुदाय वोट भी कर रहा है और वो उनकी बात भी नहीं करते। ये चुनाव देख लीजिए, हाँ। 2020 का देख लीजिए, 2020 में क्या हुआ, सबने कहा कि आप शाहीन बाग जाओ, तो इसीलिए मैंने वो बड़ी जिम्मेदारी से वो शब्द इस्तेमाल किया कि राजनीतिक रूप से अनाथ हो गए हैं क्या। अब अनाथ के पास भी कि जहां पिटाई भी हो रही है पर भाई यही कुछ रोटी कुछ दाने दे देगा तो उसके पास जा रहे हैं, यानी कि अरविंद के पास जा रहे हैं कि बीजेपी तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगी। तो उस चीज का फायदा भी उठाया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बात जानते थे कि दिल्ली में मुसलमान समुदाय के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मजबूरी में मुझे वोट देंगे। मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ अच्छी सी। 2019 में जब कांग्रेस पार्टी हारी और उनके अध्यक्ष ने, उस वक्त राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया,
तो उन्होंने एक बात कही, उसके बाद एक बैठक हुई जिसमें ये कहा गया कि आप दोबारा अध्यक्ष बनो। राहुल गांधी ने कहा कि आप सब लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूं, मैं मुसलमानों की बात ना करूं, क्योंकि पार्टी को हिंदू वोट का नुकसान होता है, ये मैं नहीं करूंगा। क्योंकि कांग्रेस जो कांग्रेस अध्यक्ष होता है वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पद है, और मेरा कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए फर्ज बनता है कि मैं सबकी बात करूं, इसलिए अध्यक्ष नहीं बनूंगा। ये इस तरह की पर वही राहुल गांधी सोमनाथ भी जाते दिखते हैं, मंदिर जाएंगे, जनेऊधारी भी बनते दिखेंगे, तो ये एक असमंजस, ये कंफ्यूजन है ना। यही तो इससे भरोसा आता है क्या? अकलियत में भरोसा कौन जगाएगा? यही तो है हिंदू तुष्टीकरण। और क्या है? हाँ। देखिए, अब आप सोचेंगे कि इंडिया अलायंस क्यों बनाया लोगों ने, क्योंकि ये बात जानते थे कि विपक्ष को इकट्ठा करना जरूरी है, ताकि जो 19 करोड़ का जिसकी हम बात कर रहे हैं मुसलमान वोट है, वो एक जगह पड़ेगा, तब जाके उसका फायदा मिलेगा। अगर ये अलग अलग लड़ते तो इनको मुसलमान वोट का फायदा नहीं मिल पाता, वो बट जाता, कहीं मायावती और अखिलेश में, कहीं लालू और नीतीश में, कहीं ममता बनर्जी में, कहीं उद्धव ठाकरे में, कहीं टीडीपी में। अब आप देख लीजिए कितना फर्क होता है कि बीजेपी साफ साफ कहती है कि हमें 80% चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के ऊपर ये पहला बिल था मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में कि ये जेपीसी को गया। क्यों? टीडीपी और जेडीयू, क्योंकि उनका ये वोट बैंक है। हाँ, और ये निशाना साध रहे हैं टीडीपी जेडीयू, और साथ में चिराग पासवान भी, कि मुसलमान आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि एनडीए की मजबूरी है। हाँ। अब वो क्या करें? तो तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है, ये अब हिंदुओं पे हो रही है, मुसलमानों पे नहीं हो रही है। मुसलमान वोट तो सब लेना चाहते हैं। ये बहुत अहम बात कही है। अब वो मेरे ख्याल से राजनीतिक विमर्श में शीतल भाई, ये मुस्लिम तुष्टीकरण तो बहुत इस्तेमाल हो गया, जो आदेश कह रहे हैं, अब हिंदू तुष्टीकरण का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है, जो आदेश कह रहे थे कि भाई अरविंद केजरीवाल तो बिना बात किए भी मुसलमानों की मुसलमान वोट हासिल कर रहे हैं, कांग्रेस बात करती है, समाजवादी करती है, आरजेडी करती है, पर करती भी है क्या, ये भी हमें देखने की जरूरत है। हम कई बार बड़ी पिक्चर के चक्कर में अंदर खाने जो डिटेलिंग है, एंड द डेविल लाइज इन द डिटेल, उसे मिस कर जाते हैं। कांग्रेस 31 उम्मीदवार थे मुसलमान 2014 लोकसभा में, वो बढ़कर 34 हो गए 2019 में, लेकिन इस बार सिर्फ 19। और समाजवादी पार्टी 39 उम्मीदवार 2014 में, 2019 में ये घटकर 8 हो गई। 2017 की जीत हो गई थी क्योंकि यूपी में जी, और 4 रह गई 24 उम्मीदवारी 24 में। आप उम्मीदवारी नहीं खड़ा कर रहे। देखिए, इसमें कांग्रेस वाला तो यह है कि चूंकि इस बार समझौता बहुत था, कांग्रेस उतनी सीटें नहीं लड़ी। मुझे लगता है कांग्रेस इन लोगों की तुलना में, पर समाजवादी 4 सीटें, यस, इन लोगों का हम देख रहे हैं कि ये हिंदू तुष्टीकरण की ओर बहुत तेजी से भागे हैं। तृणमूल कांग्रेस 24 उम्मीदवार 2014 में मुस्लिम जी, और 2024 में सिर्फ 6, जबकि 30% आबादी माइनॉरिटी की है बंगाल में। हाँ। तो ये बिल्कुल सही कहा गया कि इस समय हिंदू तुष्टीकरण का वक्त है, और इसको बहुत सफलता से हिंदुत्ववादी जो जमात है उसने राजनीतिक सफलताओं से तो सबको निर्भर कर दिया। वैसी जो कह रहे हैं आज की तारीख में एक मुस्लिम मतदाता की 20 करोड़ लोग हैं जी जी, देश में, सारे जी, मतदाता नहीं पर 20 जी, करोड़ जनसंख्या। जी। उनका आलम अब ये है कि भैया एक दिन तुम्हें कहा जाता है घर से बाहर निकलो, वोट डालो और घर में जाके बैठ जाओ, कहानी खत्म। जी नहीं, खैर वैसी जो राजनीति कर रहे हैं वैसी राजनीति कुछ और लोग भी करते हैं जो हिंदुत्व की राजनीति को रेसिप्रोकेट करती है। उन दोनों के जोड़ने से ही इस राजनीति को हाँ, ताकत तो मिलती है। हाँ। कि अगर 14% लोग 80% के सामने खड़े होंगे तो कौन जीतेगा, इसके लिए कोई बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 80% की जो राजनीति कर रहा है उसके लिए सफलता के द्वार खुलते जाएंगे। एक और दिलचस्प बात यहाँ पर दर्शकों के सामने पेश करनी जरूरी है शीतल जी। बीएसपी देखिए 2014 में 61 उम्मीदवार मुसलमान, बिल्कुल 2019 में 39, 2024 में भी 35 उम्मीदवार, सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार किसी पार्टी ने खड़े किए 2024 के चुनाव में, तो वो बीएसपी। तो बीएसपी का तो पूरा रोल जो उत्तर प्रदेश में बचा है, चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत जगह उम्मीदवार अपने जो हिंदू उम्मीदवार थे उनको विड्रॉ करके तो ये मुसलमानों के प्रति कोई संवेदनाएं जाहिर करना दरिया दिली नहीं, कोई सवाल ही नहीं। ये है कि समाजवादी वालों तुम ज्यादा समझदार बन रहे हो कि मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारोगे, हिंदू भी चाहिए, मैं उतार देती हूँ वहां से। जो काम ओवैसी से लिया जाता है वही काम दूसरे परोक्ष रूप से बीएसपी जैसी पार्टियों से भी लिया जाता है, तभी 35 उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। जी जी जी।
इसका सिर्फ एक ही इशू है कि मुस्लिम मतदाता जो जिसके बारे में समझा जाता है कि वो बीजेपी के विरुद्ध वोट देते हैं, उनमें अगर विभाजन हो जाएगा तो बीजेपी की संभावनाएं और बलवती हो जाती हैं, और ये नतीजों में भी देखा गया है। पर ऐसे में अगर हम वक्फ संशोधन विधेयक की भी बात करें, उसमें जो आपत्तियां दर्ज कराई गई, उसमें जो संशोधन की बात थी वो पहले हटा दिए गए, फिर स्पीकर के पास जाकर दबाव बनाया जाता है तो उनको डाला जाता है, ये मुद्दा अभी लटका रहेगा या दरअसल जो तथाकथित मुस्लिम तुष्टीकरण की बात लगातार बीजेपी करती है, अब वो उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने के मूड में आ गई है? देखिए, बीजेपी की अपनी पॉलिटिक्स में ये सब चीजें उनके टारगेटेड वो थे, जैसे 370 था, राम मंदिर का सवाल था, वक्फ का सवाल है, यूसीसी है, ये सब उनके लिए उनकी राजनीति को लगातार लागू कर दिया है। जी, ये भी अपने आप में दिलचस्प है, देश में लागू नहीं, उत्तराखंड में पहले लागू हुआ। बुनियादी सवालों की जगह ये सवाल अगर जगह लेते हैं विमर्श की, जो ले चुके हैं, काफी हद तक ले चुके हैं, तो ये बीजेपी को सूट करता है। तो मतलब आज की तारीख में मुख्य केंद्र धुरी भारतीय राजनीति की, भारतीय विमर्श की हिंदुत्व बन गया है, हिंदू मुसलमान पर घमासान बन गया है। अबे दुबे, 2014 के बाद एक नई चुनावी हकीकत सामने आई है, उसको हम लोग समझ लें तो बहुत सारी समस्याएं हम लोगों की हल हो सकती हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कैचमेंट एरिया है, उत्तर भारत, वो जो बहुत बड़ा है, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत, ये भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है। इस कैचमेंट एरिया में ज्यादातर जगहों पे भाजपा ने दिखाया है कि वो 45 से 50% या उससे भी ज्यादा हिंदुओं की एकता कर सकते हैं। हर जगह मुसलमानों की संख्या कितनी भी हो इस इलाके में, जैसे ही 45 से 50% हिंदुओं की एकता होगी, मुस्लिम वोट की जो एफिकेसी है, यानी उसकी जो प्रभावकारिता है, वो शून्य हो जाएगी। फिर वो किधर भी वोट दे, उससे सत्ता किसको मिलेगी ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ऐसा हुआ है, ऐसा होते हुए देखा है 2014 के बाद में, वैसे ही मुसलमानों में राजनेताओं की और पार्टियों की दिलचस्पी खत्म हो गई, बहुत तेजी के साथ खत्म हुई है। यहाँ पर मीनू चावला हैं, हमारी दर्शक हैं, मोहाली पंजाब वासी हैं, वो कह रहे हैं देश ने 47 से कुछ नहीं सीखा, अभी भी उन्हीं भावनाओं से खेला जा रहा है, आम आदमी कब तक राजनीति की भेंट चढ़ेगा? अच्छा, अब हालत ये हो गई है इसमें कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के जिक्र कर रहे हैं, जब उसको बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया, मुसलमानों के बारे में है, किसी भी मुस्लिम स्टेक होल्डर से उसके अंदर कोई राय नहीं ली गई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उसके अंदर कोई राय नहीं ली गई। जैसे किसान बिल आए थे, कृषि कानून आए, तो किसानों से कोई राय नहीं ली गई। कौन से 200 संगठन थे जिनसे चर्चा हुई, उसका आज तक खुलासा नहीं हुआ, और सब किसान संगठन कह रहे हैं हमें बुलाया ही नहीं गया। मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, संस्था है बाकायदा, उससे कोई राय नहीं ली गई। किसी भी मुस्लिम स्टेक होल्डर से राय लिए बिना मुसलमानों के बारे में आप इतना बड़ा जिसका भला करने चले हो उससे राय नहीं ली। अच्छा, इसीलिए चूंकि इन्होंने ये किया हुआ था, तो इसको छिपाने के लिए इन्होंने एक जेपीसी बनाई और उस जेपीसी में उसको भेजा। नहीं, उसमें एक मजबूरी ये भी थी, बैसाखियों पर है ये सरकार, अपने दम पर सरकार नहीं है ये बीजेपी की। देखिए, अपने अगर इन्होंने स्टेक होल्डरों से राय ली होती तो उन्हें जेपीसी में नहीं भेजना पड़ता, इनके पास मजबूत तर्क होता कि भाई इनकी भी राय हमने ली है। नरेंद्र शर्मा एक अहम सवाल उठा रहे हैं अब है, वो कह रहे हैं राजनीतिक दलों ने हमारे मन में नफरत का ऐसा बीज बोया है कि हम एक दूसरे पर अब भरोसा नहीं कर पाते। पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड भी है ये। अब वो हिंदुओं में एक बड़े तबके में हो गए, अरे मुसलमान तो आतंकवादी होता है, ये तो ऐसे दाढ़ी बढ़ाता है, ये तो क्या क्या खाते हैं, वो बीफ भैंसा है या गाय है ये फर्क नहीं पता, और गोवा से लेकर और हम मीट एक्सपोर्ट में, बीफ एक्सपोर्ट में भी दुनिया में सबसे ऊपर हैं, वो सारी बातें दरकिनार हो जाती हैं। बीजेपी के बहुत से नेता उन कंपनियों के मालिक हैं। बिल्कुल हैं। जो बीजेपी की एक बड़ी मंत्री, उत्तर प्रदेश में कौन कौन नेता हैं उनके नाम अखबारों में बीजेपी की एक उनके नाम नहीं यहाँ पे दोहराना बड़ी मंत्री थी, उनकी बेटी गोवा में रेस्टोरेंट चलाती हुई दिखाई दी, वो वीडियो वायरल हुए जिसमें बीफ सर्व किया जा रहा था, परोसा जा रहा था। ये जो हकीकत आई है 2000, एक नई बात इसके अंदर पैदा हुई है, और वो बात ये पैदा हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों सामने आई कि अब वो जमाना निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि जबकि देश का हिंदू मतदाता मुसलमान विरोधी राजनीति के आधार पर वोट देना पसंद करने लगा था, मेरे ख्याल से वो अवधि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये अब राहुल गांधी ने भी इस बात को महसूस कर लिया है,
भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जिस तरीके से उन्होंने मोहब्बत की दुकान वाला सवाल उठाया, वो सवाल सीधे सीधे मुसलमान मतदाताओं को संबोधित करता था। इसका फायदा उन्हें हुआ, कांग्रेस को हुआ। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। क्यों हारी है? उसमें एक कारण यह भी है कि छोटा कुतर कुतर के ही खाया, लेकिन बहुत सी जगहों पर मुसलमान वोट कांग्रेस ने कुतर कुतर के खाया है। 100 में 16 वोट तो कांग्रेस ले ही गई है। एक और जो सवाल पिछली बार आम आदमी पार्टी को मिले थे। दिनेश कुमार सवाल पूछ रहे हैं, अगर 2013 में उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का अध्यक्ष मुस्लिम हो सकता है तो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हिंदू धर्म से भी तो हो सकता है। अब देखिए, अब ये वही जो खेल शुरू हो गया है देश में। और सवाल में दरअसल ये जायज सवाल है, ये ऐसा नहीं है कि इस सवाल का भी जवाब होना चाहिए। देखिए, ये इस तरह की राजनीतिक अंताक्षरी जारी रहेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता, हर विषय पर जारी रहेगी। बुनियादी प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान में हमेशा से, चाहे जवाहरलाल नेहरू का जमाना रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी का जमाना रहा हो, चाहे मोदी का, चुनाव सत्ता वो प्राप्त करता है, इससे ज्यादा हिंदू वोट मिलते हैं, क्योंकि देश की आबादी की संरचना इस तरह की है। मुसलमान वोट की भूमिका हमेशा आनुषंगिक कॉम्प्लीमेंट्री रही। अनुराग गिरी हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका उसने इसलिए खो दी क्योंकि वो उसके वोट की एफिकेसी 0 हो गई। देश की जनता को भी जागरूक होना होगा, वरना राजनीतिक पार्टियां तो धर्म के नाम पर आपस में लड़ाकर वोट की राजनीति करती रहेंगी। अब यह खुल्लम खुल्ला हो गया। कुछ दर्शक ये भी कह रहे हैं, पहले पर्दे के पीछे होता था, थोड़ी सेटिंग करते थे, चोरी चोरी छिपके इशारे किए जाते थे समुदायों को। अब तो खुला खेल आप और हम खुला खेल फर्रुखाबादी है। आप और हम भी ऐसे टीवी पे या अखबारों में हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे। हम कहते थे कि एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को ऐसा कहा। तो ये वो डिफरेंस है जो इन पिछले 10 सालों में आया है। अगर मैं आपको ये कहूँ ना संदीप जी, कि बीजेपी का अपना जो 35% वोट बैंक है, जिसको वो मानती है कि ये उनके पास पक्का है, ये लड़ाई बाकी 65% की है। और वो जो उनका हिंदू वोट बैंक है 65%, एक लाइन और है, मैं कहना चाहता हूँ, पता नहीं इसका असर क्या होगा। ये देश ना अब सेकुलर नहीं बचा, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि उसको हिंदू वोट मिले, हर पार्टी, और उसी हिसाब से वो राजनीति कर रही है। तो फिर एक दूसरे पे आरोप कैसे लगाए ना भाई। अध्यक्ष पद बनने से, अध्यक्ष पद दोबारा स्वीकार करने से इसलिए इनकार कि भाई पार्टी आप मुझ पे दबाव बना रहे हो कि मैं हिंदू बनकर ज्यादा दिखाई दूं, क्योंकि राहुल गांधी को ये कहना पड़ गया। यानी कि वो अपनी पार्टी पर ये नहीं कह सकते कि नहीं, हमें तो जो हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है उसी राह पर चलेंगे, कम वोट में चाहे नुकसान हो या फायदा। तब वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दबाव डाला कि नहीं, आपको इस वक्त देश की राजनीति ये कहती है कि आपको 80% की हिंदुओं की बात करनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे सबकी बात करनी है। अनिल उपाध्याय हैं, बस बहुत ही कम वक्त बचा है, मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास। देहरादून वासी हैं, ये कह रहे हैं जब तक जनता खुद इन सवालों को नहीं उठाएगी और असली बातों पर बात नहीं करेगी, तब तक हिंदू मुसलमान का घमासान तो चलता रहेगा। जनता को रोजगार, महंगाई, अपने सरोकार, जब तक वो बात मुख्य धारा में नहीं आएंगे, पर वो आएंगे क्या? बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हमारा विमर्श का मीडिया और दूसरे माध्यम है, सोशल मीडिया, उसमें पूरी तरह से हम सांप्रदायिक विचारों से ओतप्रोत हैं। हमारा 90% से ज़्यादा जो मटेरियल आ रहा है वो इसी धारा में से आ रहा है, और इसलिए इससे बचना अब बहुत हम धर्मनिरपेक्ष मुल्क नहीं, हम सांप्रदायिक मुल्क होते जा रहे हैं। हम इसे सीधे स्वीकार करना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन हम उस रास्ते पे हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष मुल्क नहीं रह जाएंगे। इससे मैं शीतल जी शर्मा रहे हैं और भी साफ तौर पर कह सकते थे ये। मेरा कहना है कि 1990 में जब भाजपा ने जीतना शुरू किया था तो हम सब कहते थे राम जन्मभूमि आंदोलन की वजह से जीत रही है। आज जब वो 2024 में उसने बहुमत खोया है तो हम कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद बहुमत खो दिया। ये देखिए, दो अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति। मेरा मानना है कि जो कुंभ का आयोजन हुआ है, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनावी लाभ होगा विधानसभा में, लोकसभा में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात वहां से चल के यहां आ गई है और यही इस पूरी परिस्थिति का सबसे स्वागत योग्य पक्ष है। लेकिन क्या इस बात का स्वागत किया जाए कि 20 करोड़ लोगों की बात करना, 15-16% आबादी की बात करना, वो राजनीतिक मजबूरी भी ना रह जाए, सियासी दूरी बना ली जाए कि भाई नुकसान हो जाएगा? क्या ऐसे करके हम विश्व गुरु बनेंगे? तुष्टिकरण किसी का भी नहीं होना चाहिए, सबको समानता से रखें, लेकिन जो पिछड़ा है, जो गुरबा है, जो गरीब है, उसका तो संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। यही हमारे संविधान की परिकल्पना भी थी। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। दुनिया बदल रही है,
और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझें इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।